हेलो, माई सेल्फ गणेश और आप देख रहे हैं गणेश ट्यूटोरियल्स। कैपेसिटर पे बेस्ड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एकदम ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगा दिए सीरीज में और नीचे 2 कैपेसिटर सीरीज में लगा रखे हैं और यहाँ पे एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है। ऊपर 3 कैपेसिटर सीरीज में, तीनों का कैपेसिटेंस ले लेते हैं 3 माइक्रोफैरड। इसका भी 3 माइक्रोफैरड और इसका भी 3। नीचे वाले 2 सीरीज में है तो इनका 2 माइक्रोफैरड, इनका भी 2 माइक्रोफैरड और नीचे एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। तो हमें बताना है कि पहले तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है और दूसरा बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है। एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है और दूसरा बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है, ये हमें बताना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये तीनों के तीनों सेम दिख रहे हैं और तीनों सीरीज में। तो मैंने कहा था सीरीज में क्या हो जाता है, सीधा डिवाइड बाय n कर देते हैं। यहाँ पे 3 है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले ब्रांच का हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा वही 3 माइक्रोफैरड अपॉन 3 यानी कि 1 माइक्रोफैरड। नीचे वाले ब्रांच का कैपेसिटेंस आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरड। नीचे वाली ब्रांच का 1 माइक्रोफैरड आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा इस तरीके से सर्किट बन जाएगा। ऊपर वाले का 1 माइक्रोफैरड और नीचे वाले का भी 1 माइक्रोफैरड ही आ रहा है और ये दोनों के दोनों पैरेलल में है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ऐड करेंगे। पैरेलल में सीधा ऐड होता है तो हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट आ रहा है 2 माइक्रोफैरड और चार्ज क्या होता है, C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। तो C इक्विवेलेंट आ रहा है 2 म्यू और वोल्टेज है 5, तो चार्ज आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया है यानी प्लेट का जो एरिया है वो A है और दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस D है। प्लेट का एरिया यहाँ पे मैंने A ले लिया, दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने D ले लिया। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन प्लेट्स को बीच में से कट करेंगे, इस तरीके से बीच में से कट करेंगे तो ये 2 कैपेसिटर बन जाएंगे। हाफ कैपेसिटर पहला और दूसरा कैपेसिटर भी ऐसे हाफ। अगले स्टेप में इन दोनों के बीच में जो गैप है वो भी हमें हाफ कर देना है। पहले तो हमें बीच में से इसको ब्रेक करना है और फिर इनके बीच में गैप हाफ कर देना है। तो इनके बीच में गैप मैंने ऐसे हाफ कर दिया। मान लो ये D/2 हो गया और एरिया कितना हो गया, एरिया A/2 हो गया। एरिया भी हाफ हो जाएगा ना प्लेट को बीच में से कट करेंगे तो। और डिस्टेंस हाफ करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में खुद ही मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट को बीच में से कट कर दिया है और फिर उनके बीच में डिस्टेंस हाफ कर दिया है। अब जो हमारे 2 अलग अलग कैपेसिटर बन के आ रहे हैं इनको कनेक्ट करना है पैरेलल में, इनको कनेक्ट करना है पैरेलल में। तो अब बताओ ये जो अरेंजमेंट है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस देखो कितना होगा। सबसे पहले तो हमें इनका अलग अलग कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट वाले का निकाल देता हूं। फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो पहले वाले का कैपेसिटेंस इस तरीके से आएगा, एरिया A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय लेंथ D/2। 2 से 2 कट जाएगा तो फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। सिमिलरली सेकंड का भी यही आएगा क्योंकि एरिया हाफ है और लेंथ भी हाफ है। तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D सेकंड वाले का भी यही आएगा और दोनों के दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर मैंने पहले फिगर बना देते हैं। इस तरीके से कैपेसिटर बना दिए हैं। और इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख रहा हूं मैं। इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू है, यहाँ पर आ जाता है मान लो 2C और ये भी 2C, ये C है, ये 2C है, ये C और ये 2C, ये C, ये 2C और ये 2C। इस तरीके से मैंने ये फिगर बना दी है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे अरेंजमेंट का, इस पूरी फिगर का नेट कैपेसिटेंस क्या होगा ये बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा एंड से शुरू करते हैं। एंड से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि हमें एंड में दिख रहा है कि दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। बाकी कहीं भी इस फिगर को देखोगे तो कहीं भी तुम्हें सीरीज और पैरेलल समझ में नहीं आएगा।
एंड में देखोगे तो एंड में दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड में दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में क्या होता है, दो इक्वल कैपेसिटर, तो इक्वल कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीधा हाफ हो जाता है, तो इनका हाफ हो जाएगा। तो 2C और 2C को मैंने हटा के इनका हाफ कर दिया, एक सिंगल कैपेसिटर बना दिया C। अब हमें देखो फिर एंड में देखेंगे, अब एंड में क्या दिख रहा है, C और C पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2C बन जाएंगे, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ये कनेक्ट करके 2C। फिर ये 2C और 2C सीरीज में कनेक्टेड है, फिर इनको हटाकर मैं अकेला कर देता हूं, C लिख देता हूं, क्योंकि सीरीज में हाफ हो जाता है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2C हो जाएगा, तो ये मैं हटा देता हूं, इसको 2C लिख देते हैं। फिर दोबारा 2C और 2C सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो हाफ हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब C और C पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये 2C हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे दोनों। अब लास्ट में 2C, 2C और 2C तीन कैपेसिटर है, इक्वल है और तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में सीधा क्या होता है, सीरीज में अगर इक्वल कैपेसिटर होते हैं तो सीधा डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तीनों इक्वल है इसलिए 2C/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में मैंने इस तरीके से एक मान लो कैपेसिटर ले लेते हैं, नीचे एक रजिस्टर लिया और यहाँ एक और रजिस्टर, और एक 10 वोल्ट्स की बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया। इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरेड और इसका ले लेते हैं 5 ओम और इसका 4 ओम ले लेते हैं, इसका 6 ओम, ठीक है। तो ये मैंने दो रजिस्टर ले लिए 4 ओम और 6 ओम का, तो हमें बताना है कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, उसके लिए हमें कैपेसिटर का वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर का वोल्टेज फाइंड करने से पहले हमें इस रजिस्टर का वोल्टेज फाइंड करना होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो कैपेसिटर है वो इस रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका वोल्टेज होगा। पैरेलल में क्यों है वो हम इन पॉइंट को देख के समझ सकते हैं। तो A और B के बीच में ये 4 ओम आ रहा है, A और B के बीच में ऊपर वाला कैपेसिटर भी आ रहा है, तो सेम पॉइंट्स के बीच में कोई भी चीज आती है तो वो पैरेलल में होती है, यानी उनका वोल्टेज सेम रहता है। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, बैटरी से कोई करंट निकलेगा तो वो करंट ऊपर कैपेसिटर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में एयर है और कैपेसिटर से करंट पास नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम ये जो बैटरी का जो करंट होता है वो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट, तो कैपेसिटर से डायरेक्ट करंट पास नहीं होता है, इसलिए ये करंट नीचे से ही जाएगा। और हम क्या करते हैं, जिस सर्किट में कोई करंट ही नहीं होता, यानी जिस ब्रांच में कोई करंट नहीं होता उस ब्रांच को हटा देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो ऊपर वाली ब्रांच को मैं हटा दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। ऊपर वाली ब्रांच को हटा देंगे तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हुए, और रजिस्टर सीरीज में अगर कनेक्ट है तो सीधा ऐड किया जाता है, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम, करंट हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, वोल्टेज है 10, R इक्विवेलेंट है 10, करंट आ गया 1 एम्पियर। करंट अगर 1 एम्पियर आ गया तो 4 ओम का वोल्टेज इजीली निकाला जा सकता है। 4 ओम का वोल्टेज जाएगा करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, तो 4 वोल्ट, ये हमारा 4 ओम का वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब 4 ओम का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज कैपेसिटर का भी है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी कैपेसिटर का वोल्टेज भी 4 वोल्ट होगा। तो कैपेसिटर का वोल्टेज मैंने लिख दिया 4 वोल्ट। अब यहां से हम इजीली चार्ज निकाल सकते हैं कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर का चार्ज हो जाएगा, फॉर्मूला होता है C इंटू V, C इंटू V, यानी 24 माइक्रो कूलम, ये हमारा कैपेसिटर पे चार्ज है। और मान लो इस तरीके से 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है और ऊपर एक कंडक्टिंग वायर बना दी और नीचे एक कंडक्टिंग वायर बना दी है, तो हमें ये A और B इनके बीच में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तीनों का कैपेसिटेंस ले लेते हैं C, तो यहाँ पर इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है A और B के बीच में। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग वायर का मतलब होता है कि पूरी वायर पे पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि वायर को अगर ध्यान से देखो तो यहां से लेकर यहां तक बीच में हमें ना कोई रेजिस्टर दिखाई दे रहा है ना कोई कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, तो इस पूरी वायर पे जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ पॉइंट दे दूं, यहाँ पर कुछ पॉइंट का नाम देता हूँ मैं, 1 देता हूँ इसका नाम, तो इस पूरी वायर पे जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या होगा, V1 नाम देते हैं। चलो
यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल V1 होगा, क्योंकि ये इसी वायर पे आ रहा है ये पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है। सेम ऐसे ही नीचे वाली जो वायर है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल V2 दे दूं, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल V2 होगा, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V2। अब ध्यान से अगर देखा जाए, तो जो हमारा पहला वाला कैपेसिटर है वो V1 और V2 के बीच में आ रहा है। दूसरा वाला कैपेसिटर जो है वो भी V1 और V2 के बीच में आ रहा है। तीसरा वाला कैपेसिटर भी V1 और V2 के बीच में आ रहा है। अब तीनों कैपेसिटर अगर V1 और V2 के बीच में आ रहे हैं, यानी कि तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तीन कैपेसिटर, तीनों का अगर पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में। तो ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका जो नेट कैपेसिटेंस है वो सीधा आ जाएगा C प्लस C प्लस C, यानी कि 3 टाइम्स C। इसके बाद देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है। इसमें हमने एक कैपेसिटर लिया C1 और उसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया V1 से, और एक कैपेसिटर C2 है, यहाँ पे एक और बैटरी लगा देते हैं V2, और क्वेश्चन में कहा गया कि जो V2 वाली बैटरी है वो V1 से बड़ी है, और हमें बताना है कि C1 और C2 दोनों पे कितना पोटेंशियल आ रहा है। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर C1 फाइंड करना है और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर C2 ये भी फाइंड करना है। तो फाइंड करने से पहले हमें ये देखना है कि ये दोनों की दोनों बैटरी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल का तो खैर केस अलग ही बन जाता है, लेकिन अगर ये बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज के लिए हम थोड़ा इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो हमें साफ दिख रहा है कि ये दोनों बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज पता लगाने के लिए बस क्या करो, माइंड में कोई भी एक चार्ज अज्यूम कर लो कि मान लो चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। अगर चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो उस चार्ज के पास एक ही रास्ता है, यूं ही घूमेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। अगर चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है तो पूरे चार्ज के पास एक ही रास्ता है, वो चार्ज यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा। यानी कि यहाँ पे फिगर में हमें जितनी भी चीजें दिख रही है वो सारी की सारी सीरीज में कनेक्टेड है। इस फिगर में हमें चार चीजें दिख रही हैं, दो कैपेसिटर, दो वोल्टेज, तो कैपेसिटर और वोल्टेज सबकी सब सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज में हमें देखना होता है कि जो बैटरी है, जो वोल्टेज है, उसकी पोलैरिटी सेम है या अपोजिट है। सेम पोलैरिटी का मतलब है इस तरीके से, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव आपस में कनेक्टेड हो तो इसको बोलते हैं सेम पोलैरिटी। यहाँ पे जो इनका वोल्टेज है वो ऐड कर दिया जाता है, V1 प्लस V2। अपोजिट पोलैरिटी में माइनस कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे पोलैरिटी अपोजिट दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड नहीं दिख रहे, हमें नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड दिख रहे हैं। इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है, तो ये अपोजिट पोलैरिटी वाला है। तो यहाँ पे वोल्टेज माइनस होगा, माइनस होगा तो ये फिगर ऐसी बन जाएगी। इसको हम लिख देंगे V2 माइनस V1, क्योंकि V2 वाला बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, तो इसको मैंने V2 माइनस V1 लिख दिया। अब हमारा C1 और C2 दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला था नेट कैपेसिटेंस निकालने का, जब दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो गया तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। तो C इक्विवेलेंट है C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इनटू वोल्टेज कितना है, V2 माइनस V1। तो यहां से तो आया हमारा चार्ज जो कि बैटरी से निकल रहा है, ये चार्ज है जो इस बैटरी से निकल रहा है, ठीक है। अब ये चार्ज दोनों पे जा रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। C1 पे भी एक चार्ज जा रहा है, C2 पे भी एक चार्ज जा रहा है। तो हमें करना क्या है, C1 का वोल्टेज निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो चार्ज लिखा C1 C2 बाय C1 प्लस C2 और V2 माइनस V1, ये लिखा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस C1। C1 से C1 कट गया, तो यहां से C1 का वोल्टेज आ जाएगा C2 V2 माइनस V1 बाय C1 प्लस C2। सिमिलरली सेकंड वाले का वोल्टेज आ जाएगा C1 V2 माइनस V1 अपॉन C1 प्लस C2। मान लो एक क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर मैंने एक 90 वोल्ट वोल्टेज दे दिया और तीन कैपेसिटर इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर दिए और लास्ट वाले पॉइंट को अर्थ कर दिया है। इसको कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग मतलब यहाँ का पोटेंशियल हो गया है 0। जहाँ पे अर्थिंग कर दी जाती है उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो यहाँ पर तीन कैपेसिटर ले लेते हैं, मान लो 15 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड और यहाँ पे 30 माइक्रोफैराड। तीन कैपेसिटर ले लिए मैंने, एक 15 का, एक 20 का, एक 30 का। तो जो 20 वाला है
20 वाले पे हमें चार्ज बताना है, सॉरी 20 वाले का हमें वोल्टेज बताना है, चार्ज तो तीनों पे सेम होगा, 20 वाले का वोल्टेज बताना है। तो देखो वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे इस पॉइंट को मैं ए का नाम ले रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बी का नाम ले रहा हूं। तो ए से बी का वोल्टेज कितना है 90 माइनस 0 यानी 90 वोल्ट। ए से बी का वोल्टेज हमें पता चल गया 90 वोल्ट है। तीनों कैपेसिटर सीरीज में, तो पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो 1/15 म्यू प्लस 1/20 म्यू प्लस 1/30 म्यू, तो 1/C इक्विवेलेंट 60 म्यू, एलसीएम आ रहा है तीनों का 60 म्यू, तो 15 4 और 23 जा 60 और 32 जा 60, तो 1/C इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है 4 5 6 7 8 9 9/60 म्यू, यानी C इक्विवेलेंट आ रहा है 60 म्यू बाय 9 फेरेड। 3 की टेबल में कट जाएगा, 3 3 9 3 2 6, यानी 20/3 माइक्रो फेरेड। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। तो यहां से हम टोटल चार्ज इजीली निकाल सकते हैं, जो कि होता है C इक्विवेलेंट इनटू V। तो टोटल चार्ज के लिए कर दिया मैंने 20/3 म्यू इनटू वोल्टेज कितना है 90, तो 3 3 9 30, तो ये 600 माइक्रोकूलम, ये टोटल चार्ज आ गया। यानी कि हमारा जो ए से बी जो चार्ज मूव कर रहा है वो 600 माइक्रोकूलम का है। अब 20 माइक्रोफैराड वाले का वोल्टेज निकालना है, तो उसका वोल्टेज क्या होगा, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। चार्ज है 600 माइक्रोकूलम अपॉन कैपेसिटेंस है 20 म्यू, तो ये म्यू से म्यू कट गया, 2 3 6 यानी 30 वोल्ट्स। ये आ रहा है बीच वाले कैपेसिटर का वोल्टेज। तो उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। इसमें दो कैपेसिटर हैं, दोनों के दोनों अननोन हैं। एक बार दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है और एक बार दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है 100 वोल्ट की बैटरी के साथ। सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो इतनी एनर्जी आ रही है 0.045 जूल्स, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो 0.25 जूल की एनर्जी आ रही है। तो हमें बताना है C1 और C2 की वैल्यू क्या है। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले तो मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं। अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ C और V स्क्वायर। पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2 और वोल्टेज 100 है, 100 का स्क्वायर, और हमें एनर्जी कितनी दे रखी है पैरेलल में 0.25, तो इसको मैं 0.25 लिख देता हूँ। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0.50, तो C1 प्लस C2 इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा 0.50। ठीक है, तो यहां से C1 प्लस C2 की वैल्यू आ रही है 0.50 अपॉन 10,000। पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू आ रही है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहां से हमने C1 प्लस C2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना है सीरीज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। सीरीज में एनर्जी क्या होगी, सीरीज में एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना होता है, और वोल्टेज यहां पे दे रखा है 100, तो 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं C1 C2 अपॉन 2, और C1 प्लस C2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये मैं लिख देता हूं 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और 100 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू सीरीज में एनर्जी दे रखी है 0.045, तो ये एनर्जी पुट कर देते हैं 0.045। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा। ठीक है, तो यहां से C1 इंटू C2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और नीचे 10,000 इंटू 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा C1 C2 इक्वल्स टू 45 टू 90, एंड इसको 100 ही लिख देता हूं मैं। 45 इंटू 100, 45 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो C1 इंटू C2 इसको मैं लिख देता हूं 450। 100 में से एक 10 यहाँ पे ले लिया, 450, एक 10 वहां भेज देंगे तो ये 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा। तो C1 इंटू C2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अच्छा, यहां से C1 प्लस C2 जो आया था इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं।
तो इन दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। C1 माइनस C2 का अगर हमें होल स्क्वायर करना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। इस टाइप के फॉर्मूले 9th या 10th क्लास में पढ़ते हो तुम लोग। तो ये हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। राइट साइड को सॉल्व करके देख लेना, लेफ्ट के बराबर ही आएगा। तो देखो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू C1 प्लस C2 कितना है 450 into 10 to the power minus 12 और सॉरी C1 प्लस C2 ये है 50 into 10 की पावर minus 6। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2500 into 10 की पावर minus 12 आ जाएगा माइनस 4C1 C2। 4 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 4 4 जा 16 17 18 1800 into 10 to the power minus 12। तो इनको अब माइनस करते हैं 25 10 टू द पावर माइनस 12 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2500 माइनस 1800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ से C1 माइनस C2 आ जाएगा 7 आ जाएगा 700 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। और अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो रूट 700 का रूट में डायरेक्ट ले देता हूँ, रूट 7 और 100 का 10 और 10 की पावर माइनस 12 का 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, तो यहां से C1 माइनस C2 की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली C1 माइनस C2 इक्वल्स टू रूट 7 को मैं लिख रहा हूं 2.76 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये अप्रोक्सीमेटली C1 माइनस C2 की वैल्यू आ रही है जो कि है 27। C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 27.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन थी C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने पहले निकाली थी। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से C1 और C2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा C1 और C2। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में मान लो यहाँ पे मैंने कोई दो कंडक्टर लिए, एक कंडक्टर A एक कंडक्टर B। दोनों कंडक्टर का कैपेसिटेंस, पहले वाले का कैपेसिटेंस C1 ले लेते हैं, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस कुछ C2 ले लेते हैं। तो दोनों कंडक्टर का मैंने यहाँ पे कैपेसिटेंस ले रखा है, एक का C1 और दूसरे कंडक्टर का कैपेसिटेंस है C2। ठीक है, तो इनिशियली ये दोनों के दोनों कंडक्टर, शुरुआत में ये दोनों कंडक्टर इनके बीच में एयर है, स्टार्टिंग में दोनों कंडक्टर के बीच में एयर है। तो इसके ऊपर कुछ वोल्टेज दे देते हैं हम V1 और दूसरे कंडक्टर पे कुछ वोल्टेज दे देते हैं V2। तो शुरुआत में फर्स्ट वाले कंडक्टर में कितना चार्ज आ जाएगा C1 इंटू V1, सेकेंड वाले कंडक्टर में कितना चार्ज आ जाएगा C2 इंटू V2। तो हम टोटल चार्ज अगर देखें, टोटल इनिशियल चार्ज, दोनों चार्ज को ऐड कर देते हैं तो टोटल इनिशियल चार्ज आ रहा है C1 V1 प्लस C2 V2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देना है। मान लो ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर को मैंने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, A और B दोनों कंडक्टर को। तो जब किन्हीं दो कंडक्टर को अगर कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो दोनों कंडक्टर का चार्ज आपस में फ्लो होना शुरू हो जाता है और ये चार्ज तब तक फ्लो होता रहता है जब तक दोनों कंडक्टर का वोल्टेज सेम ना हो जाए। इसका एक एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पर मैंने इस तरीके से दो टैंक लिए, एक टैंक में पानी ज्यादा है और दूसरे टैंक में पानी कम है और इनको हमने इस तरीके से एक पाइप से जोड़ दिया। तो क्या होता है, जिस टैंक में पानी ज्यादा है उस टैंक से पानी बहना शुरू हो जाएगा और जिस टैंक में पानी कम है उस टैंक में पानी आ जाएगा। और ये कब तक होगा, यानी कि टैंक 1 से टैंक 2 में वाटर का जो फ्लो है वो शुरू हो चुका है और ये तब तक होगा जब तक दोनों टैंक में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। जब दोनों टैंक में वाटर का लेवल सेम हो जाएगा तब पानी का जो फ्लो है, पानी का जो बहना है वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के दोनों टैंक इक्वल पोटेंशियल में आ चुके हैं। सिमिलरली कंडक्टर के केस में भी यही होता है, कंडक्टर के केस में वाटर फ्लो नहीं हो रहा लेकिन कंडक्टर के केस में चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर A और B के चार्ज एक दूसरे में फ्लो होने शुरू हो जाते हैं और ये तब तक फ्लो होते हैं जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। तो कुछ देर बाद पहले का वोल्टेज हो गया V, सेकंड वाले का वोल्टेज भी यहाँ पे V हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ देर बाद जो फाइनल चार्ज है, फाइनल चार्ज देखो कैसे आएगा, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। ये हमारा फाइनल चार्ज आ रहा है, ये V है।
जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, कोई तीसरा इनके साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनका चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इन दोनों का चार्ज मैं कंजर्व लिख देता हूं। इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज है C1V1 प्लस C2V2। फाइनल चार्ज है C1V प्लस C2V। तो C1V1 प्लस C2V2 और इधर V कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2। ये C1 प्लस C2 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा, ये कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो यहां से हमने कॉमन वोल्टेज निकाल दिया। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद मान लो पहले इनिशियल एनर्जी लिख देता हूं मैं। शुरुआत में जो एनर्जी है वो कितनी होगी, शुरुआत में एनर्जी होगी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। तो ये इनिशियल एनर्जी लिख दी है मैंने। इसके बाद फाइनल एनर्जी भी लिख देते हैं। फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। तो शुरुआत में दोनों की एनर्जी को ऐड कर दिया, बाद में भी दोनों की एनर्जी को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हाफ C1 प्लस C2, यहां पे देखो V स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर जो कॉमन आ रहा है, V की वैल्यू हमारे पास है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों में ही चला जाएगा, तो हाफ C1 प्लस C2 और यहां हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। ये मैं डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर ही लिख देता हूं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 और नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमें लॉस इन एनर्जी निकालनी है, जिसके लिए मैं कर रहा हूं इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहां मैं लिख देता हूं इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास थी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 और V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फाइनल एनर्जी क्या आई थी, फाइनल एनर्जी हमारे पास ये है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 और V1 V2 डिवाइड में C1 प्लस C2। ये हमारी फाइनल एनर्जी है। तो इनिशियल माइनस फाइनल मैंने यहां पे लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें एलसीएम लेके ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो नीचे पूरा C1 प्लस C2 हमारा एलसीएम आ रहा है, तो एक बार C1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ नहीं लिखा, तो यहाँ पे हाफ भी लिख लेते हैं। तो ये C1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हाफ पूरे में बाहर कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 एलसीएम में ले लेते हैं। तो C1 प्लस C2 एलसीएम आ रहा है, हाफ मैंने यहाँ पे पूरे में कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये C1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 दूसरे वाले से भी होगा C1 C2 V2 का स्क्वायर। अब ये C2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो C2 C1 V1 स्क्वायर, C2 दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, फिर ये C2 ठीक है हो चुका है, बाकी माइनस, अब ये पूरा लिख देंगे एज इट इज। तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। तो ये माइनस इन तीनों में मल्टीप्लाई हो चुका है। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट रहा है। अब यहां बच क्या रहा है, बचेगा C1 C2 V2 का स्क्वायर। तो इन C1 C2 V2 का स्क्वायर, C2 C1 V1 का स्क्वायर, तीनों में C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें लिख देंगे V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 और नीचे आ रहा है C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहां से हमारी लॉस इन एनर्जी आ जाएगी हाफ C1 C2, ये होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और नीचे C1 प्लस C2। ये आ रही है लॉस इन एनर्जी। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को मैंने लिख दिया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये लॉस इन एनर्जी है, ठीक है। अब लॉस इन एनर्जी कब आती है, जब इनिशियल एनर्जी ज्यादा हो और फाइनल एनर्जी कम हो, तब एनर्जी लॉस होती है। अगर इनिशियल कम है, इनिशियल है मान लो 5 और फाइनल है 15, तो यहाँ पे तो एनर्जी गेन हुई है ना, इनिशियल कम है और फाइनल ज्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी गेन हुई है। लॉस कब होती है, जब इनिशियल ज्यादा हो और फाइनल कम हो। तो इनिशियल ज्यादा और फाइनल कम, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें दिख रहा है कि हाफ पॉजिटिव है, C1 C2 भी
पॉजिटिव होते हैं, C1 प्लस C2 भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और ये एक होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी कंप्लीट, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसका मतलब UI ग्रेटर देन UF, UI ग्रेटर देन UF होगा तभी तो ये पॉजिटिव आएगा ना। यानी पॉजिटिव में से, यानी बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं तब पॉजिटिव आता है। तो UI इसका मतलब यहाँ पे बड़ा है और UF यहाँ मतलब छोटा है, तो UI ग्रेटर देन UF, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस इन एनर्जी इस तरीके से हमने वेरीफाई कर दी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे बेस्ड हमें एक न्यूमेरिकल करना है, जिसमें एक कैपेसिटर है 200 पिकोफैराड का, इसको 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट करके एक 200 पिकोफैराड का कैपेसिटर इसके साथ दोबारा कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक तो हमें कॉमन पोटेंशियल बताना है कि इसमें कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, दूसरा इनिशियल और फाइनल एनर्जी का जो रेशियो है वो बताना है, और तीसरा लॉस इन एनर्जी। तो देखो स्टार्ट कैसे करना है इसको। सबसे पहले मैं एक सिंगल कैपेसिटर तुम्हें दिखा देता हूं बना के। एक सिंगल कैपेसिटर जिसको 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, सिंगल कैपेसिटर है 200 पिकोफैराड का, इसको 100 वोल्ट की बैटरी के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। तो इनिशियली इस पे जो चार्ज होगा वो होगा 200 P × 100, ये इनिशियल चार्ज हो गया। ठीक है, और इनिशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ C और V का स्क्वायर, ये आ गई इनिशियल एनर्जी। ठीक है, बाद में बैटरी को हटा दिया और इसके साथ एक और कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है। बाद में हमने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, पहले कैपेसिटर से बैटरी को हटा दिया है और उसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। दोनों का कैपेसिटेंस सेम ही है 200 पिकोफैराड, पहले वाले के भी है। अच्छा, दूसरे वाला कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज है, दूसरे वाले कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके अनचार्ज का मतलब इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो दूसरा वाला कैपेसिटर जो हमारे पास है वो अनचार्ज है, उसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो दूसरे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो इनिशियल चार्ज खाली पहले कैपेसिटर का लिखा जाएगा। फाइनल चार्ज कैसे लिखेंगे, जब दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो इसका मतलब इनके चार्जेस एक दूसरे में ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। ये तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। जब दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा तो चार्जेस का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो जो कॉमन वोल्टेज है वो मान लो V है, लेट कॉमन पोटेंशियल V, कॉमन पोटेंशियल मैंने कुछ V मान लिया। ठीक है, फाइनल चार्ज हो जाएगा, पहले कैपेसिटर पे होगा 200P × V, दूसरे पे होगा 200P × V, ऐड करेंगे तो 400P × V हो जाएगा। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज है हमारे पास 200P × 100 और फाइनल चार्ज है हमारे पास 400P × V। तो P से P गया, ठीक है, 2 0 से 2 0 गए और 4 5 से 20, तो इनका जो कॉमन वोल्टेज है वो हो गया 50 वोल्ट। ये हमने कॉमन वोल्टेज निकाल दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। रेशियो निकालने के लिए पहले फाइनल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो फाइनल एनर्जी निकालते हैं। देखो यही मैं फाइनल एनर्जी लिख देता हूं। तो हाफ पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनटू फाइनली इसका वोल्टेज है 50, तो 50 का स्क्वायर प्लस हाफ दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और दूसरे का भी वोल्टेज 50 है, तो 50 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से फाइनल एनर्जी आ जाएगी। इनिशियल एनर्जी हमारे पास ये है। रेशियो कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देना है। लॉस इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देना है। तो इसके बाद दोनों चीज हम कर सकते हैं। रेशियो के लिए हमारा हो जाएगा UI/UF और लॉस के लिए हो जाएगा UI - UF।